बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। Numerous casualties. दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और महाभारत में आज बात करूंगा संसद में हुए हंगामे की। आज लोकसभा की कुल कार्यवाही 50 मिनट भी नहीं चल पाई। यह बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है जो आज से प्रारंभ हुआ है, आज से जिसकी शुरुआत हुई है। लेकिन विपक्ष अपनी जिद में शोर शराबा करने पर उतर आए, हंगामा करने पर उतर आए। एक तरफ एस जयशंकर अपनी बात रख रहे थे, भारत के विदेश मंत्री। देश उनको सुनना चाहता था, इसलिए सुनना चाहता था कि पता चले कि ईरान अमेरिका युद्ध पर भारत की लाइन लेंथ क्या है, भारत का विदेश मंत्रालय क्या क्या सोच रहा है, भारत की सोच क्या है। हमारे जो साथी भारतीय फंसे हुए हैं अलग अलग देशों में, 1 करोड़ से ज्यादा तो खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने का क्या प्लान है, और इस पर विस्तार से बात कर रहे थे एस जयशंकर। और विपक्ष के लोग भी पिछले 1 हफ्ते से यही तो बोल रहे हैं कि सरकार खामोश है, सरकार साइलेंट है, कुछ बोल क्यों नहीं रही है। और जब सरकार बोलने पर आई, एस जयशंकर बोलने पर आए, तो विपक्ष ने मानो यह ठान लिया कि ना तो हम सुनेंगे और ना ही किसी को सुनने देंगे। हंगामा इतना किया कि विदेश मंत्री की बात देश ठीक तरह से सुन तक नहीं पाया। और यही हाल राज्यसभा में था, वहां भी हंगामा और शोर शराबे के बीच एस जयशंकर ने अपनी बात कही। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि इसके पीछे की वजह क्या थी, यह आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की मांग कर रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, इसलिए चर्चा जरूरी है। लेकिन सरकार ने कहा कि जो विदेश मंत्री की बात तक नहीं सुन रहे हैं वो इस पर चर्चा करेंगे क्या चर्चा करेंगे। भाई, चर्चा करने के लिए पहले आपको किसी को सुनना तो पड़ता है। पहले आप आधिकारिक स्टैंड तो समझ लें, पहले आप यह जान लें कि भारत की सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तेल की कीमतों पर सरकार फिक्रमंद है कि नहीं है, लोगों को निकालने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं कि नहीं उठाए, तब तो आप चर्चा करेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं हो सकता कि स्टैंड सुने ही ना, सरकार जो कहना चाह रही है, जो विदेश मंत्री बताना चाह रहे हैं सदन को, वो आप सुनना नहीं चाहते और आपका मन यह है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपको समझना चाहिए। आज लोकसभा में जिस बात पर चर्चा तय हुई थी, यानी कि जिस बात का एजेंडा तय हुआ था, वो मुद्दा कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। आज विपक्ष के स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तय हुई थी। और यह प्रस्ताव भी विपक्ष ने ही दिया था कि उनको विश्वास नहीं है स्पीकर के ऊपर। ओम बिरला आज चेयर पर नहीं आए इसी वजह से, और इसलिए वो बैठ भी नहीं रहे उस चेयर पर। आज इस चेयर पर जगदंबिका पाल आए। लोकसभा की तस्वीरें जरा दिखाइए। सरकार ने कहा कि हम अविश्वास पर चर्चा के लिए तैयार हैं। आपने जो नोटिस दिया है उस प्रस्ताव पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप देखिए। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष, मुझे लग रहा है कि खुद ही विश्वास में नहीं था, क्योंकि अगर वो विश्वास में होते तो इस बात पर चर्चा करने से क्यों दाएं बाएं जाते। इस बात पर चर्चा के बजाय विपक्ष इस बात पर चर्चा करना चाहता था कि दुनिया में तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। अच्छा, जिसका उत्तर सीधा है, सरल है, कोई भी यह जानता है। किसी से भी पूछिए कि भाई क्यों तेल के दाम बढ़ रहे हैं, वो आपको 2 लाइन में उत्तर देगा कि भाई युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, सारा का सारा तेल उन्हीं खाड़ी देशों से आता है, और वहां क्या हो रहा है, ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है, धुआं धुआं हो जा रहे हैं, हॉर्मुज में जहाजों का रास्ता लगभग ब्लॉक है, और इसलिए तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ये किसी से भी पूछ लिए।
लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इसको लेकर सारे लोग चर्चा करें। अब इसके पीछे की एक और बात आपको समझनी पड़ेगी। इस जिद और हंगामे के पीछे के कारण क्या है? पहला, अविश्वास प्रस्ताव से भागना, जो कि खुद ने ही दिया है, आप यह कमाल समझिए। और दूसरा, ईरान ईरान बोलकर अपने वोट बैंक को एड्रेस करना। यह जरा तस्वीर आप देखिए। आज विपक्ष पूरी तैयारी के साथ यह पोस्टर बैनर लेकर आया था। क्यों लेकर आए थे? क्योंकि यह जानते थे कि जितने शॉर्ट नोटिस पर यह चर्चा की मांग कर रहे हैं, आधी रात को एक एडजर्नमेंट नोटिस देकर, मोशन देकर यह चर्चा की मांग कर रहे हैं, इनको चर्चा तो मिलने वाली नहीं है। फिर हमारी पॉलिटिक्स का क्या होगा? राजनीति तो बराबर करनी है। इसलिए ये बैनर पोस्टर पूरे छप छपा के तैयार होके आए थे कि भाई उधर तो होना नहीं है, लेकिन बाहर हम कर लेंगे। और राज्यसभा में जेपी नड्डा ने आज ये भी याद दिलाया कि जब जब बड़े मुद्दों पर विपक्ष ने चर्चा मांगी है, तो विपक्ष बोल तो लेता है, अपनी बात तो बोल लेता है कि भाई चर्चा मांगी, सरकार ने चर्चा दे दी, तो हमने सब कुछ बोल लिया। और जब सरकार जवाब देती है तो भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जब अपना जवाब देती है तो वॉकआउट कर जाते हैं, और इसी तरह एस जयशंकर की बात सुनते सुनते भी वहां से वॉकआउट करेंगे। अब आज सवाल चर्चा का यह है कि संसद का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए क्यों हो, और सवाल यह भी कि अपने ही अविश्वास प्रस्ताव पर क्या विपक्ष को विश्वास नहीं रहा? चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन ना अमेरिका रुकने वाला है और ना ही ईरान झुकने वाला है। युद्ध अभी लंबा चलेगा तो इसका असर वैश्विक बाजार पर भी पड़ेगा। इस युद्ध में भारत तटस्थ है, लेकिन युद्ध की सियासी तपिश भारतीय संसद तक महसूस की जा रही है। संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जैसे ही युद्ध के हालात पर बयान देना शुरू किया, विपक्ष हंगामा करने लगा। We are a neighboring region and understandably have obvious stakes in West Asia remaining stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study and employment. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Chairman sir, the Gulf is also a major trade partner. पूरा भारत आज विदेश मंत्री को सुनना चाहता था, लेकिन मानो विपक्ष तो अपना एजेंडा बनाकर आया था कि ना सुनेंगे ना सुनने देंगे। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया, पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मिडिल ईस्ट के मामले पर सदन में शॉर्ट डिबेट की मांग कर रहे थे, लेकिन विपक्षी दल के सांसद 1 मिनट भी संसद में चुप नहीं दिखे, और जब जयशंकर लगातार बोलते रहे तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। बीजेपी सांसद जेपी नड्डा विपक्ष के इस व्यवहार पर नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि जब भी देश के हित का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है, विपक्ष अक्सर सदन से वॉकआउट कर देता है। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वही तक सीमित नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए कहा कि सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को किस तरीके से ले रहे हैं। विपक्ष के रवैये पर जोरदार सियासत देखने को मिली। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए, तो वो कैसे लौटेंगे वापस? और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का और विपक्ष का ये अबोध बालक
संसद को चलने नहीं देना चाहते। तो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से व्यापक रूप से अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग को सुनना नहीं है। आई हैव नेवर सीन सच इररेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी इन माय लाइफ टाइम। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ऊर्जा, वैश्विक व्यापार और कूटनीतिक समीकरणों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। ऐसे में संसद के अंदर की राजनीतिक खींचतान के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इस वैश्विक संकट के बीच अपनी ऊर्जा और रणनीतिक हितों को सुरक्षित रख पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शासिया इल्मी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, मेरे साथ टीना शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं, मनोज सिंह काका इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ अजय वर्मा है, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ कई और खास मेहमान हैं। लेकिन पहले मैं अजय वर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं और सवाल बहुत सीधा है। आप लोग पिछले एक हफ्ते से ज्यादा से यह बोल रहे हैं कि सरकार चुप है, सरकार बोलती क्यों नहीं, सरकार को बोलना चाहिए। और आज जब विदेश मंत्री अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए और देश को बताने के लिए संसद के जरिए वो तैयार थे, तो आप 1 मिनट उन्हें नहीं सुन पाए, 1 मिनट विपक्ष ने नहीं सुना। फिर आप कहते हैं कि सरकार बोलती क्यों नहीं। देखिए राम जी, आपको मेरा नमस्कार और सारे पैनलिस्टों को और देशवासियों को जी। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार की एक क्रोनोलॉजी और रणनीति होती है जो ऊपर से नीचे तक चलती है और उसी सुर में सरकार अपना पक्ष रखने का प्रयास करती है। ये सरकार का दायित्व है। अपोजिशन की एक रणनीति होती है जो अपोजिशन के नेता, जिसमें सारे पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग होते हैं, वो अपनी एक रणनीति बनाते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं। तो इस लोकतंत्र में अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। या हमारी पार्टी की रणनीति भी अगर नरेंद्र मोदी और सरकार को बनानी है तो वो लिख के भेज दें कि विपोजिशन ये काम करे, तो हम वही लिख के पढ़ने लगें। ऐसा तो संभव नहीं है ना। लोकतंत्र का मतलब क्या है? फिर तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो लोकतंत्र में जब हम सवाल पूछते हैं, आपके चैनल पर मैंने घोषणा करी थी एक पिछली डिबेट में कि बार के दौरान जब चल रहा था ये हमले वाला, कि आने वाले कल में पेट्रोल और डीजल, गैस और महंगाई, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के रेट बढ़ेंगे। तो सारे अखबार और चैनल और ये कह रहे थे, इनके मंत्री भी, आप हरदीप पुरी जी, अजय वर्मा कोई जी, असर नहीं पड़ेगा। ऐसी सुन लीजिए। नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। अजय वर्मा एक ऐसी खोज लेके आए हैं जिसके बारे में केवल अजय वर्मा ही जानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ेंगे। ये पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि अगर तेल का रूट ब्लॉक होगा तो तेल के दाम बढ़ेंगे। इसमें कोई रिसर्च लेके आए हैं क्या कि मैंने घोषणा की थी, मैंने बोला था? मेरा प्रश्न आप समझ नहीं रहे। पूरे 61 रुपए, 61 पूरी दुनिया में दाम बढ़ेंगे। ये एक्सक्लूसिवली भारत के लिए दाम बढ़ रहे हैं क्या? मेरी बात सुनिए। नहीं, ये केवल कच्चे तेल के दाम भारत के लिए बढ़ रहे हैं क्या? क्या आप देश की संसद में चाहते हैं कि इस पे चर्चा करिए? आप बढ़ेंगे भाई, आप अगर आप कहेंगे। आप, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आपने कहा कि सरकार चुप क्यों है, सरकार बोलना शुरू करती है और आप सुनते नहीं हैं, तो फिर किस आधार पर आप कहते हैं कि सरकार साइलेंट है, सरकार चुप है? केवल ये है, सरकार कंप्रोमाइज भी है, साइलेंट भी है, और सरकार अपने आप को दिखावा करके बचाना चाहती है, मेन मुद्दों से भटकाना चाहती है। देखिए, मेन मुद्दा क्या है आपका? एक तो नहीं, मेन मुद्दा क्या है आपका? अगर आपके लिए ईरान अमेरिका युद्ध मेन मुद्दा है, स्पीकर के, तो फिर उसको सुनना क्यों नहीं चाहते? मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा, हमारे सारे मुद्दे हैं ईरान युद्ध के ऊपर भी। आप देश की रणनीति, विदेश नीति, नहीं, आपका मेन मुद्दा क्या है? आप कह रहे हैं कि सरकार भटकाना चाहती है इधर उधर की बात करके। आज तो एक सूत्रीय एजेंडा था, आज एक सूत्रीय एजेंडा था। एस जयशंकर को युद्ध में भारत की पोजीशन बतानी थी और आपका दिया हुआ विश्वास का एक प्रस्ताव था जो आपने स्पीकर के खिलाफ दिया है, उस पर चर्चा थी। सरकार ने कहा चर्चा कीजिए, आपके सांसद भाग गए। जी हाँ,
कभी नहीं भागे सांसद। आपके मंत्री, जब सरकार के मंत्री अनावश्यक वार्ता करते हैं, मुद्दों पे जवाब नहीं देंगे, सरकार की खोखली नीति के बारे में चर्चा जो हम करना चाहते हैं वो नहीं करेंगे, तो विपक्ष के पास और क्या चाह रहा है साहब? और क्या चाह रहा है? सांसद अगर देश पे देश हित की बात नहीं करेंगे तो आप सुनिए, आप सुन कहां रहे हैं? प्रधानमंत्री आप सुन कहां रहे हैं? अमेरिका हित और ईरानी बात करेंगे। आप सुनते ही तो नहीं है, दिक्कत तो यह है। सुनेंगे तो मेरे ख्याल है कि जवाब भी मिलेंगे आपसे। अगर मैं पूछूंगा कि एस जयशंकर ने आधे घंटे में क्या क्या बोला, आप 5 लाइन बता के बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप सुन ही नहीं पाए। मैं तो पत्रकार हूं, मुझे अनुभव है संसद को सुनने का, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल से मैं वो 4-6 लाइनें टाइप कर पाया कि एस जयशंकर बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उनका ऑडियो ही नहीं आ रहा था ढंग से। नड्डा जी को क्या बुलवाया आपने? रविशंकर जी को? जब आप थे ही नहीं वहां पे, जब जेपी नड्डा बोल रहे थे तब वॉकआउट कर चुके थे आप, वॉकआउट कर गए। तो आपका चैनल वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह की भाषा बोलते हैं, भाषा किस तरह की बोलते हैं अपोजिशन के लिए? अरे तो भाषा का उत्तर देने के लिए खड़े तो रहो भैया। भाषा अगर बुरी है तो प्रतिकार करो खड़े होके। अरे भाई, लेकिन कौन करेगा जब आप तो वहां से निकल लिए। एक सूत्री कार्यक्रम सरकार का एजेंडा है, ठीक है। शाजिया इल्मी जरा बताइए कि आप लोग विपक्ष को इतना दबा देते हैं कि उनको बिना हंगामे के उनकी बात नहीं बनती, इसलिए वो हंगामा ना करें तो क्या करें? अजय जी का ये तर्क है, आप बताइए। नमस्कार और आदाब आपको भी, और जितने भी मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं, और जो भी देशवासी और विदेश के लोग आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मतलब सबने सुनी सारी बात, आपने कुछ सवाल पूछे, कुछ आपको जवाब मिले कांग्रेस प्रवक्ता से। दुनिया ने ये भी देखा सदन के आज के दृश्य कि ऐसे मौके पर जो अस्थिरता का जो माहौल है, क्या एक भयावह एक माहौल बन रहा है। सब जानते हैं क्या कुछ हो रहा है, बहुत तकलीफ से देखी जा रही हैं तस्वीरें, क्या कुछ हो रहा है दुनिया में। और ऐसे मौके पर जब देश के फॉरेन मिनिस्टर बाकायदा पूरे देश को बता रहे थे कि क्या कुछ होना है, किस तरह से जो हमारे भारतीय हैं उनको सुरक्षित निकाला जाएगा, ऊर्जा की पूर्ति जो है कैसे होगी, कितना हम उसके लिए हमें क्या क्या करना है, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, हमें और क्या क्या करना है। इतने गंभीर मुद्दे पर जिसका सीधा असर हर एक भारतीय पे पड़ता है, हर एक परिवार पर, ऐसे मुद्दे पर भी हंगामा करना सही समझा ऑपोजिशन ने। अब इसके बारे में क्या कहा जाए कि देखिए, देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब जानते हैं, संसद का मजाक उड़ाना है, ये भी सब जानते हैं, लेकिन अपने ही मतलब देशवासियों के लिए ज़रूरी जो बातचीत जो ऑपोजिशन उठा सकता था और सवाल पूछ सकता था, यानी कि जवाब सुनने के बाद और सवाल पूछने का जब वक्त था, तो उसमें कुछ पार्टिसिपेशन होता, कुछ इंटरेस्ट होता, कुछ रुचि होती, लेकिन नहीं, सिर्फ नकारात्मकता देखी हमने, सिर्फ नेगेटिविटी देखिए। एक तो क्या कहा जाए, मतलब ऐसा कोई लॉ नहीं है कि एक बुनियादी IQ होना चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए। चलिए, उसके लिए कोई क्या कर सकता है, जो है वो है, लेकिन ना तो समझ, ना एक ऐसा माहौल बनाने की क्षमता जिससे आपके ज़रिए, यानी कि ऑपोजिशन के ज़रिए लोगों तक ज़रूरी जो उनकी ज़िंदगी से डायरेक्टली प्रभाव डालने वाली जो प्रश्न हैं उनके जवाब लिए जाएं। वो उतनी भी सेंसिटिविटी नहीं, इतनी भी संवेदनशीलता नहीं कि ऐसे वक्त पर जब सबके एक मन में एक स्ट्रेस है, टेंशन है, और अक्लमंदी देखिए कि ये का शानदार जो खोज आविष्कार किया है, एक रिसर्च पेपर उन्होंने तैयार किया है, जो अपने कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं कि दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ेंगे। और राहुल गांधी जी देखिए क्या कमाल, उनको तो मिलना चाहिए अवार्ड इसके लिए। ऐसी अनूठी चीज़ उन्होंने पता की है, और क्या सवाल पूछा है कि तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, मतलब कहाँ रह रहे हैं ये लोग, क्या इनके घर में टीवी है, क्या दुनिया में कुछ पता है इनको। और फिर देखिए कितनी गलीज घिसी पिटी राजनीति, जिससे उनको फ़ायदा नहीं होगा। देश के मुसलमानों की जो सोच है उसको, मतलब उस देश के मुसलमानों की सोच का भी मजाक उड़ा रहे हैं। भैया, जो भी देश का मुसलमान है, अगर आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं तो आपकी तरह नहीं उसकी अकल है, थोड़ी उसकी अकल है, थोड़ा उसको अपनी तरह ना समझिए, इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इतने सुन्नी देश है वहां पे जो परेशान हाल हैं, और हमारे कितने प्रवासी हैं मुसलमान भारतीय जो अभी फंसे हुए हैं, चाहे वो दोहा हो या शारजा हो या बहरीन हो। तो कुछ अकल बड़ी की भैंस भाई मेरे, तो मैं तो यही कहूंगी कि अकल बड़ी की भैंस,
और इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया सब समझ गई है। तो मनोज मतलब का- क्या बोले इनसे, क्या कहा जाए? मतलब जब अगर ठीक है शाजिया जी, आपका पॉइंट आ गया। मनोज का सवाल मतलब बहुत मैं तो सीधा इससे है। विपक्ष इससे ज्यादा कुछ का समझाना दिया हुआ एजेंडा था जिसको सरकार ने माना था कि भाई आपको अविश्वास है स्पीकर के ऊपर, और सरकार ने कहा कि हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। जी आज फिर से दोहराया गया सदन के अंदर, उस पर चर्चा लेकिन की। अपने ही अविश्वास पर विश्वास नहीं रख पाए कि भाई इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। राम मोहन जी, 2-3 बातें हैं। एक तो बात यह है जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष पूरी तरह से हर चर्चा सुनना चाह रहा था, और विपक्ष तो चाहता है, चूंकि सरकार की जो प्रथम जो जिम्मेदारी है वो जवाबदेही की होती है। कोई भी सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही से चलती है। सरकार जो चाहे वो करेगी, ये कोई लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है, वो तानाशाही परंपरा है, और तानाशाही परंपरा का कोई भी जो सजग विपक्ष होगा वो मुंहतोड़ जवाब देगा। आज क्या तानाशाही थी मुझे बताएं जरा मनोज काका, ताकि देश जाने। जी बिल्कुल। अब आप अगर विपक्ष के लोगों ने पूछा कि आप इजराइल ईरान पर और हमारी विदेश नीति क्या है, आप उस पर जवाब दीजिए। अगर विपक्ष के लोगों ने ये सवाल पूछा कि हमने क्या रणनीति बनाई, तो जवाब क्या दिया जयशंकर जी ने? आपने उसको सुनने की कोशिश की विपक्ष ने? मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जयशंकर जी क्या जवाब देंगे? जयशंकर जी से सवाल किया गया कि हमारे युद्धपोत में अभ्यास के लिए आयरिश देना आया था, युद्धपोत आया था, हमारा मेहमान था, उसे अमेरिका ने हमारे क्षेत्र में मार के हमारे क्षेत्र में कब मारा मनोज सिंह काका? किसकी जिम्मेदारी? मिस इन्फॉर्मेशन मत दीजिए प्लीज, आप वो इन्फॉर्मेशन दीजिए जो जरूरी है। और आप सुनिए, वो हमारा मेहमान था कि नहीं? जरा हमारा मेहमान था तो हमारा मेहमान था कि नहीं? हमारे घर से जा रहा था कि नहीं जा रहा था डेना? जी ईरान का डेना जा रहा था, बिल्कुल जा रहा था। हमारे साथ उसका साझेदारी वाला युद्धाभ्यास हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ था, बिल्कुल हुआ था। आपने कम से कम ये बात स्वीकारा, और हमारे यहाँ से जा रहा था और अमेरिका ने गिरा दिया, हिंद महासागर में डुबोया। ये मैं गलत हूँ कि सही हूँ? जरा जवाब दीजिए। नहीं, आप सही है, लेकिन हमारे क्षेत्र में नहीं गिराया, ये आप गलत हैं। हमने इसका हमारे क्षेत्र से आगे निकल गया, फिर श्रीलंका के दायरे में पहुंचा, फिर श्रीलंका के दायरे से भी बाहर निकल गया। इसके बाद वहां पर जो हुआ है वो हुआ। हम एक हमारे मेहमान को अगर किसी ने डुबो दिया, हमने इसका विरोध किया? अब क्या मोदी जी को मागा चला रहा है? क्या सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी को क्या अमेरिका की सरकार चला रही है? क्या डॉट चला रही है? वो इस तरह के बयान देंगे कि हमने छूट दे दी है रूस से तेल खरीदने की। हमारी क्या यही संप्रभुता है कि अमेरिका हमारे हर फैसलों का निर्णय लेगा? हमारी संप्रभुता कभी इस तरह की रही है क्या? सन 1971 में क्या हुआ आप नहीं जानते? दुनिया नहीं जानती? हमारे हर फैसले को अमेरिका ऐसे दिखा रहा है जैसे उसका हम स्टेट हो चुके हैं। इतनी हिटलरशाही अमेरिका की चलेगी? विपक्ष यही तो सवाल पूछ रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि हमारे जो लोग गल्फ कंट्री में हैं, जो हमारे लोग इजराइल में हैं, उनको वापस कैसे लाएंगे? क्या प्रधानमंत्री का यही दायित्व है कि आप जैसे पत्रकारों को लेके जाएं और छोड़ के चले आएं? उनके प्रति उनकी अपनी कोई जवाबदेही ना हो? यही सब सवाल तो पूछा जा रहा। आप भी जानते टीना शर्मा जी रिस्पॉन्ड करेंगे। मेरा खत्म हो रहा राम भाई। जी हाँ। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आप भी जानते होंगे कि कितने सारे कच्चे तेल का आयात हो रहा है, उस पर पूरा रोक लग गई है, ये आप भी जानते होंगे। तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आपने क्या ऑप्शन तैयार करा, आपने कौन सी बात करी, और आपने अमेरिका को क्यों नहीं करा? तो ऐसे कैसे डुबो दिया आपने? ये सब सवाल है, सरकार से सवाल पूछा जाएगा। और सरकार क्यों गिरवी रखती है पूरे भारत के संपत्ति को अमेरिका के हाथों में? ठीक है, सवाल आपका आ गया, जवाब तो लीजिए। ओके, टीना शर्मा जी। पिछले एक महीने के इवेंट्स जितने भी हुए हैं उस पे आज हमें बहुत उम्मीद थी कि पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, और जब ये डिस्कशन हुआ तो वेस्ट एशिया पर जो इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है उस पे चर्चा की मांग की गई। हम मानते हैं इस बात को कि चर्चा की मांग होनी चाहिए। स्पीकर का निलंबन मांगा गया, महाअभियोग उन पर लगाया गया, और स्पीकर ने अपनी हाई मॉरल ग्राउंड्स रखते हुए उन्होंने चेयर प्रिसाइड ना करने का डिसीजन लिया। मुझे लगता है विपक्ष ये सारी चीज़ें भूल जाता है जब वो कहीं ना कहीं मैं एक बात टीना जी बस एक अपनी दावेदारी कॉन्फ्लिक्ट पे थोपने की कोशिश करता है। देखिए सर प्लीज, आप बहुत बोल चुके हैं, आप बहुत बोल चुके हैं। नहीं, मैं जानकारी सही दे रही हूँ आपको। तब नहीं, मैं सही जानकारी दे रही हूँ, मैं सही जानकारी दे रही हूँ। आप देश को गुमराह कर रहे हैं। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मेरे बोलने के बाद राम इनको रोकिए। मेरे बोलने के समय में ये बीच में नहीं बोलेंगे, ये बीच में नहीं बोलेंगे, ये बीच में नहीं बोलेंगे, ये बीच में नहीं बोलेंगे।
जिस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ मल्लिकार्जुन, नहीं आप कहां से गलत जानकारी? भाई अविश्वास, आप मुझे बोलने दीजिए ना। प्रस्ताव जिसके खिलाफ लेके पार्लियामेंट की उस अविश्वास पर खुद चर्चा नहीं चाह रहे हैं विपक्ष के लोग, क्या कमाल कर रहे हैं। प्रस्ताव में आ जाए, ये संवैधानिक ताकि वो पोस्टर बैनर की पॉलिटिक्स कर सके। मनोज सिंह काका 1 मिनट पहले आंसर सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपको दोबारा इन कराऊं। बिल्कुल नहीं। और उसके बाद जिस तरह का हंगामा किया जा रहा है, आप देखिए आज चर्चा का पहला दिन है। आज हम सोच रहे हैं कि आज हम खड़े होकर चर्चा सुने। हम चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। जैसे ही एस जयशंकर जी बोलने लगे, राम आपने बिल्कुल सही कहा, 4 लाइनों के बाद मैं नहीं सुन पाई कि क्या बोल रहे हैं वो, क्या बोल रहे हैं। और वो खुद ही इधर उधर देख रहे थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है पार्लियामेंट में। नड्डा जी बोलने लगे तब इनके हालात यही थे। तो मैं तो बिल्कुल ये कहूंगी कि विपक्ष के अंदर बिल्कुल भी संयम और सहनशीलता नहीं है। थोड़ा सा समय इन्हें पार्लियामेंट में देना चाहिए था। अगर इन्हें पार्लियामेंट को हॉल्ट करना, रैंसम हॉल्ट करने का शौक नहीं है तो ये प्रोटेस्ट ये 3-4 बजे भी कर सकते थे और सेकेंड हाफ में भी कर सकते थे। पहले क्यों ये इस तरीके का तरीका अपनाते हैं जिस पे पार्लियामेंट चलती नहीं है। और हमारे एक्सचेकर का पैसा है भाई, मेरा और आपका पैसा लगा हुआ है राम। पार्लियामेंटेरियंस पे हमारा पैसा लगता है। इन लोगों को क्या लग रहा है ये पैसा इनके, ये अरबों खरबोपति जो कांग्रेस बना के बैठी है, जो इनके फंड्स चल रहे हैं और जो इनके बड़े बड़े बिना बिजनेस के इनके जो पैसा इनके पास इकट्ठा हो रखा है, वो हमारे पैसे से ही हुआ है। आज हम उसका जवाब पार्लियामेंट में मांगना चाहते हैं। आज जिस तरह का तरीका जो पार्लियामेंट में किया गया वो बहुत ही शर्मनाक है। और ये कोई पहली बात नहीं है राम, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हर बार हो रहा है। कौन सी पार्लियामेंट चली है? मुश्किल से 3 दिन 4 दिन पार्लियामेंट में चर्चा हो पा रही है। मैं आ रहा हूं काका जी आपके पास। प्रेम कुमार जी को मैं कराना चाहता हूं इसमें। हम एक आम नागरिक जो टीवी पे आंख लगाए बैठा है, ऑफिस में बैठा है, लेकिन टीवी चला के बैठा है कि देखें अपर हाउस में और लोअर हाउस में क्या हो रहा है। हर आम नागरिक, हर सरकारी अफसर, हर आम नागरिक हर चीज की एक संसदीय परंपरा है। हर चीज का एक तरीका होता है। जो कामकाज तय हो गए हैं उसको आधी रात को आप चाहेंगे कि एडजर्नमेंट मोशन हमने दिया है और सुबह उसी मोशन के साथ संसद खुले क्योंकि हमने मोशन दे दिया है। क्या ये जिद नहीं है और क्या है? जबकि आपके ही मोशन पर चर्चा तय है, वो बाहरी मोशन नहीं है। जो पहले मोशन आपने दिया हुआ है उस मोशन पर चर्चा तय है, लेकिन आपने कहा कि नहीं आधी रात को इस पर हमने दे दिया है मोशन और अब इसी पे चर्चा होगी तो बात सुनेंगे वरना हल्ला करेंगे। क्या कहता है आपका अनुभव? जी राम मोहन जी, देखिए युद्ध ये जान करके तो नहीं हुआ था कि अविश्वास प्रस्ताव भारत की संसद में लाया जाने वाला है। युद्ध आकस्मिक परिस्थिति होती है और संसद की तुरंत डिमांड जो है कि तुरंत संसद बुलाओ, ये होना चाहिए था, लेकिन चूंकि 9 को ही होना था होली के तुरंत बाद, तो ये डिमांड शायद एग्जिस्ट भी नहीं किया और किसी ने उठाया भी नहीं। ये बहस तो और पहले होनी चाहिए कि संसद बुलाओ, सबसे पहले युद्ध पर बात करो, क्योंकि युद्ध सिर्फ अमेरिका इजराइल का मसला नहीं है। इससे पूरी दुनिया और हमारी अर्थव्यवस्था और बहुत तरीके से, जैसे तेल की ही आपने बात की कि तेल का दाम तो बढ़ेगा ही, खाड़ी युद्ध होगा, खाड़ी में वहां से तेल नहीं आएगा तो बढ़ेगा ही। राहुल गांधी तो बुद्धू हैं जो इनको ये भी नहीं, हमने नहीं कहा कि बुद्धू हैं, अरे आप ही बोल रहे हैं प्रेम जी, सॉरी, मैंने कोई इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा कि ये सामान्य लोग भी आसानी से समझते हैं कि तेल का दाम बढ़ेगा। आप सुन लीजिए, आपने कहा कि भाई, आपने मेरा शब्द बदला। मैंने कहा कि ये सामान्य समझ की बात है कि तेल का दाम बढ़ेगा, आपने उसको गलत शब्द इस्तेमाल किया। वो नेता प्रतिपक्ष है, मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करता, प्लीज। राम जी हाँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। आपका मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन मेरी तरफ से ये शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो मुझे आप इस बात पर आपत्ति है कि आप ये कहेंगे बुद्धू हैं। नो प्लीज, ये सुन लीजिए कि राहुल गांधी, भाई शाजिया जी भी बोल रही थी, सबका भाव यही था कि राहुल गांधी को यह भी पता नहीं है कि युद्ध होगा तो तेल का दाम बढ़ेगा, इस पे बहस करने की क्या बात है, यही तो भाव था जी। तो अब इस भाव में यह समझिए कि भारत को अतिरिक्त रूप से दाम क्यों बढ़ेगा। युद्ध नहीं होता तब भी बढ़ता, क्योंकि तेल हमको रूस से नहीं मिलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा तभी मिलेगा, हमें अमेरिका से महंगा तेल लेना होगा, इसलिए दाम बढ़ेगा। इस बात को बहस होती तब वो सामने आता और राहुल गांधी को बुद्धू। प्रेम कुमार जी, बहस होती, आप जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति ये बात कह रहे हैं। ये पिछले सत्र में इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था, और उनकी तो बाइट भी चारों तरफ वायरल है कि रशिया ने ये कहा है और रशिया ने माफ कीजिए, अमेरिका ने ये कहा है, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। यही बात तो कर रहे थे आप।
इसके अलावा क्या नया कहने जा रहे हैं? जो कहा था 11 फरवरी को राहुल गांधी ने जो कहा था वो बात अक्षरशः सही साबित हुई कि हमारे फैसले भी डोनाल्ड ट्रंप लेगा और ले रहा है। तो आज बहस इस पर होनी चाहिए। बिल्कुल गलत है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बोलना चाहूंगी इस पे। लेकिन फिर से गलत बयानी हो रही है। सुनिए, आप बहुत बचाने की कोशिश करेंगे शहजादे साहब को, जिनको मैं बोल रही हूँ जरा सी ना तो समझ है ना अकल है। जिले इलाही ने और ये बार बार उसका मैं कहूंगी 1000 बार कहूंगी, उसका मुजाहरा कर रहे हैं, दुनिया देख रही है। आप भी अंदर अंदर जानते हैं कांग्रेस के लोग बताते हैं कहाँ फंस गए। अब मैं आपको बता दूं, इसीलिए जरूरी था अगर आप पिछले 12 वर्षों से निरंतर और जिले इलाही अब मुझे मेरी बात बोलने दी जाए। आप भी जानते हैं ओके ताजिया जी, आपका पॉइंट आ गया, मेरी बात बोलने दी जाए। लोगों को बिठा के रखा है वहाँ पे और आप बार बार कह रहे हैं राहुल, अगर आपको इतनी फिक्र थी तेल के मुद्दे पर तो आपने क्यों नहीं सवाल पूछा? आप क्यों वहाँ पे स्लोगनेरिंग कर रहे थे? आपने क्यों नहीं जयशंकर जी से सवाल पूछा? आप क्यों नहीं वहाँ पे डिसिप्लिन के साथ? आपका पॉइंट आ गया, आप थोड़ा ओके प्रेम कुमार जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है शाजिया, पॉइंट आपका आ गया है। प्रेम कुमार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अपोजिशन को आवाज उठानी चाहिए, लेकिन स्लोगन लगाना भी 250 मिलियन बैरल से अधिक कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार है। ऐसे में कैसे बात करेंगे? शाजिया जी, आश्वासन दिया है, कर रही है, जिला वजह डराइए धमकाइए भी लोगों को कर रहे हैं। ऐसा डिस्कस करेंगे तो कैसे बात करेंगे? आपकी तरफ से कोई मिस इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो मैं कतई नहीं आपको ये काम करने दूंगी। ओके प्रेम, इसके लिए राम मोहन शर्मा जी बैठे हुए हैं। और जब ठीक है शाजिया, आपका पॉइंट आ गया। प्रेम कुमार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर दीप्ति तनेजा जी के पास भी मुझे जाना है। ओके मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा। राम मोहन जी, आपको बोलने दिया जा रहा, बोलिए। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत समय नहीं लूंगा। देखिए क्या बात कर रहे हैं, बोलिए। जयशंकर जी ने जो भाषण दिया, अपोजिशन अकाउंटेबल बनाता है सरकार को। एक ये होता है कि हंगामा करके संसद को बाधित करके भी अकाउंटेबल बनाता है, वॉकआउट करके भी अकाउंटेबल बनाता है। और एस जयशंकर जी का पूरा बयान आया है और इतिहास में दर्ज रहेगा संसद की इस हिस्ट्री में, तो वो बयान आया है और उस बयान पर भी आगे चर्चा होगी कि भाई ईरान पर जो अटैक्स जो खाड़ी के देशों पर हुए उससे एस जयशंकर जी को बहुत चिंता है। लेकिन 165 बच्चियों को स्कूल में मार दिया गया, पूरी दुनिया और अमेरिका में विरोध हो रहा है, उसके लिए एक शब्द भी एस जयशंकर जी के पास नहीं थे। ये भी चिंता का सबब है। और ये युद्ध अमेरिका और इजराइल, यूरोप तक अमेरिका का साथ छोड़ चुका, बेल्जियम स्पेन तक रीढ़ की हड्डी दिखा रहे हैं और हम दुम हिलाए हुए चल रहे हैं। अब समस्या आपकी ये है, अब आपकी समस्या ये है कि आप ना नए स्टैंड देखते हैं ना पुराने स्टैंड देखते हैं। ये ईरान की परमाणु फैसिलिटीज पर भारत का स्टैंड क्या है 2005-2006? किसी से छुपा हुआ है प्रेम कुमार? वो भी क्या अमेरिका के प्रेशर में हुआ था भारत का स्टैंड? वरना स्वायत्तता तो हर देश की है और हर देश परमाणु हथियार बनाए। 26 का क्या स्टैंड है ये बताइए। नहीं वो, अरे मुझे बताइए ना कि स्वायत्तता तो हर देश की, हर देश परमाणु हथियार बनाए। लेकिन 5-6 में चूंकि सरकार ये वाली नहीं थी, वो दूसरी सरकार थी, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं वो वाला स्टैंड बिना अमेरिका के दबाव में था। ये कुछ बातें हमने सारे दबाव झेले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय हमने सैंक्शंस झेले हैं। हमने फिर भी अपनी संप्रभुता का सम्मान किया। दीप्ति तनेजा जी, क्या संप्रभुता का सम्मान भारत में नहीं हो रहा है? और जिस विषय को इंगित करना चाहते हैं विपक्ष के लोग, बार बार उसी पर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर जाके पोस्टर पॉलिटिक्स करनी थी, तो वो कैसे मिलता अगर अविश्वास पर चर्चा करते हैं। लेकिन दीप्ति तनेजा जी, क्या स्वायत्तता का संरक्षण भारत में नहीं हो पा रहा है? दीप्ति तनेजा। नमस्कार राम जी और बाकी सबको पैनलिस्ट को भी नमस्कार। अजय वर्मा जी ने बिल्कुल सही तरीके से बोला कि पक्ष और विपक्ष की अपनी एक रणनीति होती है। तो भाई जब अगर पक्ष और विपक्ष की रणनीति होती है तो संसद की भी कोई मर्यादा होती है। और संसद के ही, मनोज जी मैं आपसे एक्सपेक्ट करी थी कि शायद आप बोल दें या प्रेम जी आप बता दें, आर्टिकल 118 के तहत जब एडजर्नमेंट मोशन आता है तो रूल 56 ऑफ राज्यसभा और लोकसभा, रूल 193 ऑफ लोकसभा और वो रूल 176 ऑफ राज्यसभा, उसके तहत कम से कम 2.5 घंटे तक
वो सदन की संसद चलना होता है। लेकिन वो चीजों का तो आप रूल के बाद बात करेंगे नहीं। आप कर रहे हो कि रणनीति होती है, तो संसद की मर्यादा को भी तो फॉलो करने का आपका काम होता है। जहां तक बात आती है संप्रभुता की, अगर हमने सैंक्शंस झेले, बिल्कुल हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौरान सैंक्शंस झेले, तो हमने अभी भी सैंक्शंस झेले। ये आप कह रहे हो संप्रभुता नहीं है, ये केपलर का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, भारत का डेटा नहीं है, ये केपलर वर्ल्ड का डेटा है कि फरवरी में भी 2026 फरवरी में भी सबसे ज्यादा हमने ऑयल इंपोर्ट किया है रशिया से। तो कोई कुछ भी कहता है कि रशिया से तेल नहीं लेंगे, यहां से नहीं लेंगे, वहां से नहीं लेंगे, हमने अभी भी सबसे ज्यादा तेल रशिया से लिया है, तकरीबन 1.16 मिलियन बैरल्स पर डे। उसके हिसाब से हमने वहां से तेल का इंपोर्ट किया है, जो चीज आप लोग जिक्र नहीं करोगे। बात हो रही है, आपने मनोज जी ये कह दिया कि ये भारत के उसमें था, जब IRS देना जहां पे डूबा वो भारत का क्षेत्र था। UN क्लॉज के बारे में आप बिल्कुल भूल गए। अब मैं आपके दर्शकों को बताती हूँ ये राम जी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सीज होता है कि जिसका जहां तक दायरा है तो वो भारत का दायरा नहीं था। और अगर मनोज जी यही दिक्कत थी तो फिर IRS लवान को भी हमको कोची पे नहीं देना चाहिए था शरण। जब उन्होंने SOS कॉल करी तो यही अगर भारत का एक स्टैंड रहता तो IRS लवान के लिए अलग स्टैंड क्यों? तो मतलब आपके दो अलग अलग स्टैंड्स तो नहीं हो सकते हैं ना, जो आपको सूट करता है आप वो बोलते हो। और जहां तक तेल के रेट्स की बात है, संप्रभुता की बात है, अमेरिका कुछ भी बोलता रहे। अमेरिका ने तो ये भी कहा था कि हमने युद्ध रुकवाया था। अमेरिका कहता है कि जी अलाउ कर दिया, डिसअलाउ कर दिया। मैंने आपको डेटा कोट कर दिया है कि डिसअलाउड, सो कॉल्ड अमेरिका के डिसअलाउड करने के बाद हमने वहां से तेल का अपना इंपोर्ट रोका नहीं। और अब भी हम रशिया से, और रशिया ने कह दिया कि मैं अपने ऑयल शिप्स यहाँ पे डाइवर्ट कर देता हूं। कोई नहीं थे, पुराने ऑर्डर थे। पॉइंट को आपको इस तरह समझना पड़ेगा। पुराने ऑर्डर अभी ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने ईरान को हरा दिया। क्या ईरान पूरी तरह से हार चुका है? राममोहन जी, उन्होंने कहा कि हमने ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्या ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है? जो है भारतीय जनता पार्टी के वो हार चुके हैं 2011 में, तो क्यों एब्सटेन किया आपने UN में? अब सवाल यह है कि हर एक ट्वीट पर, हर एक पोस्ट पर अगर देश की संसद डिबेट करेगी तो फिर तो लगातार सदन इसी में चलते रहेंगे। बात इसी बात की है कि क्या आप संसदीय नियमों के हिसाब से संसद चलाना चाहते हैं कि मन के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।